घात का एक और प्रश्न लिखते हैं। घात के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है -25/49, तो 25 का घात वर्गमूल क्या निकलेगा? 5 × 5 है ना, और 49 का वर्गमूल 7 × 7 है ना, माइनस यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? 5 की घात 2/7 की घात 2 और ये माइनस, ये हल हो गया। ठीक है, इतना ही करना है, इसमें घात के रूप में लिख सकते हैं। इसके आगे चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि माइनस कोष्टक में 5/7 पूरे की घात 2। ठीक। अध्याय 3 से समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इसमें से एक है प्रश्नावली 3.2 के ही लगभग क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, है ना। प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न लिखा है 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो इसके लिए आपको चांदी की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है, जैसे इस टाइप से, और इस बिंदु से, है ना, जैसे इसको नाम दे सकते हैं ए और बी। इसी टाइप का बनाना है आपको, लेकिन पेंसिल से बनाना है और अच्छे से बनाना है। 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचेंगे, उसको 30 अंश का ऐसा कोण बनाएंगे, ठीक है, और इधर इसको साफ कर देते हैं। 30 अंश का बी बिंदु से कोण बनाएंगे, ठीक। अब प्रकार की सहायता से अपने हिसाब से छोटा छोटा चाप लेंगे, जिसमें हमको यहाँ से एस को केंद्र मान के चाप काटेंगे। कितने चाप काटने हैं? 5 चाप, है ना। 2 और 2:3, तो इसको जोड़ देते हैं। 2-3 बराबर 5। तो ये हमको सबसे पहले 5 चाप काटने हैं। तो ये इस तरह से 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। वैसे ही बी को केंद्र मानकर 5 चाप काटेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं, C1 C2 C3 C4 C5, D1 D2 D3 D4 D5, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? 2:3, मतलब एक ऐसा अनुपात करना है कि एक तरफ दो भाग हो और एक तरफ 3 भाग हो। तो यहाँ से हम 2:3 बोल रहे हैं, तो ये यहाँ से और D4, ये D4 को ऐसे मिला देंगे, ये हो गया 2:3, ये 2 और ये 3, ठीक है। इस तरह से हमारा सवाल हल हो जाएगा। आपको इसी तरह से स्केल और पेंसिल, है ना, और चांदी की मदद से करनी, चांदी प्रकार का उपयोग करते हुए इस सवाल को हल करना है, ठीक है। इसी टाइप के सब सवाल आएंगे तो इसी हल कर सकते हैं आराम से। इसी प्रकार अध्याय 4 से एक क्वेश्चन है, 2x धन 7 कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3x धन 2। यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये आपस में गुणा होंगे। तो सबसे पहले 2x का गुणा 3x से करेंगे, फिर इसी 2x का गुणा 2 से करेंगे, उसके बाद 7x का गुणा 3 से करेंगे और 7x का गुणा 2 से करेंगे। तो पहले 2x का गुणा करते हैं, तो 2x गुणित 2x गुणित 3x, ठीक है। यहाँ पे निशान प्लस का है, प्लस 2 गुणित 2x, फिर प्लस का 7 से गुणा करेंगे तो 3x गुणित 7, फिर 7 का गुणा 2 से करेंगे, प्लस 2 गुणित 7। तो यहाँ पे आ गया, गुणा होगा तो 3 दूनी 6। अब x की घात, जैसे गुणा में बताया था कि घात जब गुणा में हो तो घात आपस में, जब x के ऊपर में कोई घात नहीं है इसका मतलब होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे x की घात कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब 1 हो गया। तो x और 1 + 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 और x कोई नहीं है तो x का x धन 3 गुणित 7 करूँगा तो 3 3 3 7 21 x, ठीक है। उसके बाद 7 गुनी 14, तो यहाँ पे हो गया
6x के घात जुड़ जाएंगे तो x की घात 2 धन 4x। अब ये x वाली संख्या है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 4 और 21 कितने हो गए 25x धन 14। इस तरह से हमारा समीकरण व्यंजक हल होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको भाग करना है। तो 18x की घात 2 y की घात 2 माइनस 6xy है ना, इसको हल करना है। तो हम संख्या अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे यहाँ 18 संख्या को संख्या में माइनस को बाहर निकाल दीजिए पहले। ठीक है, संख्या को संख्या से 6, ठीक है, यहाँ गुणा का है तो गुणा में रहेगा। x की घात 2 बटे x गुणित y की घात 2 बटे y है ना। तो यहाँ पे 6 तिया 3 बार में 18, यहाँ 6 एक बार का 6 यहाँ x से एक x कट जाएगा, y से एक y कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा -3, यहाँ से x बचा है तो x और यहाँ से y बचा है तो y, तो ये हो गया -3xy। इस तरह से हम भाग कर सकते हैं। एक और प्रश्न है अध्याय 4 से, इसको भाग देना है ना। x की घात 2 धन 2x धन 91 में x धन 7 का भाग दिया भाग। ठीक है, तो इसके लिए जैसे हम भाग का निशान बनाते हैं वैसे ही निशान बना लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x की घात 2 धन 2x, 2 नहीं है ये 20 है, 20x। ठीक है, 20x धन 91, इसको भाग देंगे x धन 7। ठीक, तो हमको सबसे पहले भाग देने के लिए क्या देखना पड़ता है, ये x जो पहली संख्या है वो क्या है। तो हमारे यहाँ जो पहली संख्या है वो x की घात 2 है। तो हमको सबसे पहले पहली संख्या को ही काटने के लिए या हल करने के लिए कोशिश करना है। तो यहाँ पे हमको ऐसी संख्या से गुणा करनी है इसमें कि हमारा x की घात 2 आ जाए। तो हमको मालूम है कि अगर हम किसी संख्या को x गुणित x करते हैं तो x की घात 2 हो जाते हैं, क्योंकि घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम x लेंगे तो x की घात आपस में जुड़ जाएंगे तो x की घात 2 हो गया। ठीक है, अब धन जब x पहले से x से गुणा होगा तो ये दूसरी संख्या से भी गुणा होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही है। तो यहाँ से होगा 7 गुणित x करोगे तो धनात्मक है, धन का चिन्ह है तो 7x। ठीक है, भाग में जब करते हैं तो नीचे के चिन्ह बदल जाता है, जो माइनस का रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस। तो ये दोनों संख्या प्लस में है इसलिए माइनस हो गया। अब ये x की घात 2 आपस में कट जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा, 20 में से 7 कम कर दे तो 13x है ना, ये बच गया हमारा 13x। अब क्या है, यहाँ से हमको 91 बचा है, ये प्लस धनात्मक है तो धन 91 है ना, और ये 13 है, ये धनात्मक संख्या बड़ी थी तो धनात्मक आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे धन है ना, धनात्मक है तो धन। अब हमको ये देखना है कि हमारा जो सामने की संख्या है वो क्या है। हमारे पास x है, हमको 13 बनाना है, 13 करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x में कितने का गुणा करेंगे, 13 हो जाएगा, तो 13 का ही गुणा करेंगे तभी 13 होगा। तो x में 13 का गुणा करें, जैसे यहाँ पे x में 7 का गुणा किया तो 7x आ गया, वैसे ही 13 में x का गुणा करेंगे तो 13x। अब धन 13 गुणित 7 करेंगे तो 7 या 21 का 1 और 7 का 7 और 2 9, ये हो गया 91। ठीक है, फिर चिन्ह लगाएंगे, ये ऊपर से ये आपस में कट जाएगा, तो ये आपस में कट गया। इस तरह से हमारा भागफल क्या है, फल बराबर x धन 13। इस टाइप से प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, अध्याय 5 से क्वेश्चन है, किसी चाप द्वारा मतलब वृत्त पर जो ये चाप बनाया गया है, इस चाप के द्वारा जो दीर्घवृत्त है ना, उस पे बनाया गया कोण का मान, जैसे यहाँ पे 40 अंश दिया है और p का मान निकालना है, p का मान। ठीक है, तो यहाँ पे एक नियम है कि किसी भी वृत्त के है ना, वृत्त के चाप द्वारा
लघु चाप या दीर्घ चाप द्वारा दूसरे जो बचे हुए वृत्तखंड है उस पर जो चाप बनाया, जो कोण बनाया जाता है, वो कितना भी कोण बनाओ, है ना, जैसे यहाँ से कोण बना दी इधर या इधर से कोण बना दी इधर, तो उसका मान हमेशा सब बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पे एक कोण का मान 40 अंश है, एक कोण का मान बराबर 40 अंश, तो दूसरे कोण का मान ये भी कितना होगा, 40 अंश। ठीक है, तो कोण P बराबर 40 अंश। इस तरह से हमारा सवाल हल होता है। हमेशा याद रखिए, एक चाप द्वारा जितने भी कोण बनाए जाएंगे वो हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, एक और प्रश्न है अध्याय 5 से। ये वृत्त बना है, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किसी चाप द्वारा, है ना, शेष वृत्त पे बना कोण, ठीक है, ये शेष वृत्त है, ये चाप है A और B जो चाप है, ये इसके द्वारा शेष वृत्त पे बनाया गया कोण है ये C। ठीक है, और इसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो x का मान निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि चाप द्वारा शेष वृत्त पे बनाया गया कोण और चाप द्वारा केंद्र पे बनाया कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। ठीक है, दुगना होता है, एक गुना है ना। तो यहाँ पे कितना दिया है, कोण AOB बराबर 2 गुणित कोण ACB क्या दिया है, 65 अंश। तो ये कोण हो गया कोण AOB बराबर 65 गुनी 130 अंश। ठीक है, यहाँ पे अगर चाहिए केंद्र का कोण पूछा जाता है तो दुगना करना है, और शेष वृत्त पे बना कोण पूछा जाता है तो 1/2 से भाग देना। तो इसमें अगर हम शेष वृत्त पे मान लो हमारा ये आ गया कोण AOB बराबर 130 अंश, और हमको कोण ACB ये निकालना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि कोण ACB बराबर आधा होता है ना, इसका आधा होगा, मतलब केंद्र से बना जो कोण है उसका आधा, शेष वृत्त पे बना कोण तो 1/2 आधा हो गया, है ना, कोण AOB। तो यहाँ पे हो गया कोण ACB बराबर 1/2 गुणित 130 अंश कोण AOB, है ना, 30 अंश निकाले हैं, तो कोण ACB बराबर 130/2। तो ये क्या निकल गया, 65 अंश। ठीक है, तो इस तरह से हमको अगर क्वेश्चन आते हैं तो हल करना है कि हमको शेष वृत्त पे बना कोण, केंद्र पे बना कोण दुगना होता है, शेष वृत्त के बने कोण से दुगना होता है केंद्र पे बना कोण, और केंद्र से बना कोण शेष वृत्त के बने कोण का आधा होता है। ठीक है, अब अध्याय 6 सांख्यिकी। इससे 2 सूत्र है मध्यिका ज्ञात करने का। यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, है ना, आंकड़े मतलब जो संख्या दी रहता है मध्यिका निकालने के लिए, वो संख्या दिया जाता है, उसको पहले गिनना पड़ता है, जैसे 2, 4, 10, 20, है ना। तो यहाँ जैसे हम 4 संख्या लिए हैं, तो ये आंकड़ों की संख्या अगर सम है 1, 2, 3, 4, ये सम संख्या है। यदि यहाँ 5 हो गया, 21, ये विषम हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये विषम संख्या है। तो ये संख्या जो कहलाएंगी वो n कहलाएंगी, है ना, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या यहाँ अगर विषम है तो कौन सा सूत्र लगेगा, मध्यिका बराबर n+1/2 व पद का मान, मतलब n जो है अगर हमारे यहाँ पे 5 है तो n की जगह 5 रखेंगे, धन 1 करेंगे और बट्टे में 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 धन 1 और बट्टे 2, तो कितना हो गया, 5 और 1 6, और भाग देंगे 2 से तो 3, तीसरे पद का मान, मतलब यहाँ पे तीसरे पद का मान रखा आ जाएगा मध्यिका में। अगर आंकड़ों की संख्या सम है ना, जैसे यहाँ पे मैं बताया 5 की जगह 4 हो गया,
तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा सूत्र लगेगा, मध्य का nवां पद, मतलब nवां पद n बट्टे 2, 4 n है मेरा, n यहाँ पे 4 है, तो 4 बट्टे 2 वां पद है ना, 4 के भागित 2 करोगे तो दूसरा पद धन 4 बट्टे n बट्टे 2 धन 1, तो n का मान 4 है तो 4 बट्टे 2, तो 2 धन 1 मतलब तीसरा पद, और दोनों का योग है ना, दोनों का योग बट्टे 2, तो यहाँ पे अगर हम 4 पद है तो 4 बट्टे 2 है ना, और धन 4 बट्टे 2 धन 1, अब पूरी का बट्टा 2, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 से 2 को भाग देंगे तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 धन, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 और 1 3 बट्टे 2, ठीक है। तो ये तीसरा पद और ये दूसरे पद, इसका मान रखेंगे है ना, तीसरे और दूसरे पद में, तो हमारा दूसरे पद में 4 है और तीसरे पद में 10 है, तो है ना, तो यहाँ पे 4 धन 10, तो इसका अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 14 बट्टे 2, तो ये हो गया 7, तो ये मध्य का क्या निकला 7, ये सम संख्या का, ठीक है। ये सूत्र याद होगा तभी हमारा प्रश्न हल हो सकता है, ठीक है। इसके आगे एक और सूत्र है, समांतर माध्य आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, जितना ये आंकड़े दिए रहेंगे 4 2 4 6 है ना, 10 12 17 19, इस तरह से जो जितने भी संख्याएं दे रही हैं उन संख्याओं का पहले योग करना है ना, ये योग होगा, और जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 से भाग देना, मतलब ये आंकड़ों का योग हो रहा है, ये आंकड़ों का योग, और जितने आंकड़े हैं वो आंकड़ों की संख्या, इसको लिख के सबसे पहले इसको जोड़ने हैं और उसी से जितना जोड़ आएगा उससे इसको भाग दे देना है, ठीक है। तो इस तरह से समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य के लिए एक आध क्वेश्चन हल करके देखेंगे। एक क्वेश्चन लिया हूँ समांतर माध्य के लिए, 81 74 69 73 91 55 61 समांतर माध्य क्या करते हैं। समांतर माध्य के सूत्र है, तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। यहाँ आंकड़ों का योग कर देंगे सबसे पहले, तो कितना है 81 धन 74 धन 69 धन 73 धन 91 धन 55 धन 61, ठीक है। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ठीक है। अब ये आंकड़ों का योग कर देते हैं, कितना होगा, 21 से 1 6 1 और 5 6, 5 और 1 7 7 3 10 10 9 19 19 और 4 23 24 24 का 4, हाँ सिलाई 2, फिर दाएं से 5 6 5 11 11 9 20 20 और 7 27 27 और 6 27 और 6 33 33 और 7 40 40 और 8 48 और 2 50, ठीक है। ये हो गया 504 बट्टे 7। अब इसको 504 को 7 से भाग देते हैं, 504 को 7 से भाग देंगे, 7 7 7 49 4 9, यहाँ से 1 बचा, 4 को उतार दिए, 7 दूनी 14, ये आ गया समांतर माध्य 72। माध्य बराबर 72, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अध्याय 6 से ही प्रायिकता के सवाल आ सकते हैं, है ना। प्रायिकता में जैसे एक क्वेश्चन लिया हो, एक टोकरी में से 10 सेब है, 8 अनार है और 12 अमरूद है, तो टोकरी में से सेब निकलने की प्रायिकता। तो हल करने के लिए सबसे पहले इसमें सभी जो फलों की संख्या है उसको योग कर देते हैं। टोकरी में कुल फल, ठीक है, कुल फल कितने हैं, 10 सेब है, 10 सेब धन 8 अनार धन 12 अमरूद, ठीक है। कितना हो जाएगा,
10 12 और 8 20 और 10 30, 30 फल। ठीक है, अब इसमें सेब की संख्या बराबर 10। क्या करेंगे इसमें कि जितनी सेब है ना, उसमें एक सेब निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे एक सेब निकलने की प्रायिकता। तो क्या होगा, एक सेब निकालने की सेब की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेब की संख्या बट्टे कुल फल। ठीक है, तो सेब की संख्या कितनी है 10 बट्टे कुल फल कितने हैं 30, तो ये ऊपर से नीचे से 10 से भाग देंगे तो ये एक बार में और ये 3 बार में, तो ये आ गया 1/3। तो प्रायिकता क्या निकली, प्रायिकता बराबर 1/3। तो इस तरह से सेब निकालने की प्रायिकता 1/3, मतलब 3 बार अगर निकाला जाता है फल तो उसमें से 1 निकलने की संभावना है। प्रायिकता मतलब संभावना।